हर लहजा बशकला बुते अय्यार बरामद। फलस्तीन की सरहदें, आबादी और जमीन रोजाना सुकड़ रही है। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। जब फेस ऑफ होता है तो आप कोशिश करते हैं उसको प्रेशर बिल्ड करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम और दुनिया बोल है में आप सबका फिर से वेलकम। मंडे है, मैं आपकी होस्ट सोनिया और मेरे साथ मौजूद हैं सैयद फैसल करीम। उम्मीद है आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। रोज़ाना हम आगाज़ करते हैं अच्छी बात के साथ, लेकिन आज बड़ा ज़बरदस्त दिन है, आज बड़ा अच्छा दिन है। अच्छा, कौन सा दिन है आज? भाई मैं वो दिन बताऊंगा तो नहीं, वो दिन आप बता दीजिएगा, लेकिन उन शख्सियत से मंसूब जो शायरी है वो मैं ज़रूर पेश करना चाहूँगा। और वो कुछ इस तरह है। हर लहजा बशकला बुते अय्यार बरामद, दिल बुर्दो नेहा शुद, हर दम बालिबासे दिगरा यार बरामद, गहे गहे पीरो जवा शुद। चलते हैं बड़ी खबर की जानिब। इसराइल ने गजा और लबनान के बाद यमन पर भी महाज खोल दिया। यमनी बंदरगाह पर दर्जनों तैयारों की बमबारी। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद ईरान और हिजबुल्लाह की जानिब से जल्द जवाबी कार्रवाई का इम्कान। सूरत हाल तशवीशनाक। अगर सहूनी ग्रेटर इसराइल का ख्वाब देख रहे हैं तो पूरा खित्ता बड़ी जंग की लपेट में आ सकता है। मिनी मून किसी भी वक्त जमीन के मदार में दाखिल होने का इम्कान। छोटा स्यारचा 57 डेज तक जमीन के मदार में रहेगा। साइंसदानों के पास नए चांद के जरिए खला को जानने का कितना बड़ा मौका है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख, हुकूमती डेडलाइन अगर आज हो गई डेड तो नॉन टैक्स फाइलर्स पर लगने वाली नई पाबंदी मुआशी एतबार से क्या मुश्किलात या आसानियां लाएंगी, तफसील से बताएंगे। और पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर की दुनिया भर में धूम। भारतीय हरीफ को चित करके वेल्टरवेट टाइटल जीतने वाले फख्रे पाकिस्तान आज होंगे दुनिया बोल है में हमारे मेहमान। चलिए शो का करते हैं आगाज। और दुनिया भर में इस वक्त इसराइल जो है वो उसके मजालिम की गूंज तो है, लेकिन पूरी दुनिया मिलकर भी इसराइल का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। बेलगाम है इसराइल। गाजा और बैरूत के बाद अब यमन भी सहूनी फोर्सेस के निशाने पर है। बिल्कुल ऐसा ही है। यमन में सहूनी हमलों में 4 अफराद शहीद, 30 से जायद जख्मी हो गए। इसराइल फोर्सेस ने यमन की बंदरगाह हदीद पर फ़िज़ाई हमले किए। हमले के बाद शहर के अक्सर इलाकों में बिजली मुंतका हो गई। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह के सरबरा हसन नसरुल्लाह का जसद खाकी मिल गया है। अब जो इस वक्त आलमी अमन शदीद ख़तरे में है, क्या आलमी ज़मीर अब जाग रहा है? बात कर लेते इसी वाले से माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर सैयद मोहम्मद अली साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मोहम्मद अली साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। और जब मैं आपको इस वक्त गुड मॉर्निंग कह रहा हूँ तो एक लर्जा सा इसलिए भी दिल पे तारी हो जाता है कि गज़ा के बाद लबनान और अब यमन में अच्छी सुबह बिल्कुल भी नहीं हुई होगी। उनका एक पल भी अच्छा नहीं हुआ होगा। इसराइली जारियत थमने का नाम नहीं ले रही है। यमन जो है उसने भी लेकिन अब जवाबी जो हमला है उसका प्लान तो कर लिया है। कैसे देखते हैं सारी सिचुएशन को जो अनफोल्ड होती जा रही है? इसराइल इस जो है वो सारे मामले में अपने टेंटिकल्स फैलाता चला जा रहा है। देखिए, आपने जो पहला सवाल किया, बहुत शुक्रिया आपने मदू किया, वो ये है कि क्या आलमी ज़मीर जाग रहा है नहीं। तो मैं समझता हूँ कि आलमी ज़मीर जो है वो मुकम्मल बेदार है, अफसोस का इजहार कर रहा है। अभी जिन लोगों की साउंड बाइट्स आपने शेयर की, पूरी दुनिया में जो मुजाहरे हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों के हवाले से उनकी हमदर्दी के लिए या लबनानी बहन भाइयों के लिए हो रहे हैं, वो इस बात का सबूत है कि सिर्फ मुसलमान अरब नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जो बाज़मीर इंसान हैं वो जुल्म-ओ-सितम की मुखालफत करते हैं, उसकी मज़म्मत करते हैं। लेकिन सिर्फ उसके ख़िलाफ़ मज़म्मत करना या ज़मीर की आवाज़ पे लब्बैक कहना काफ़ी नहीं है। जो तज़वीराती हक़ाइक़ हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ हैं और रियासतों के मफ़ादात हैं, उनको भी एक जामिया और हकीकत पसंदाना अंदाज़ में समझना ज़रूरी है ताकि इस सिचुएशन को समझा जाए। देखिए, इस वक्त इसराइल के 3 मकासद हैं जो कि मौजूदा जंग उसकी जो तकरीबन आप समझें कि 76 साला पॉलिसी है, उसका एक तसलसल है।
अगर आप गूगल करें 1948 का इसराइल का नक्शा और आज का इसराइल का नक्शा गूगल करें तो आपको नजर आएगा कि उनकी तौसी पसंदाना पॉलिसी बतदरीज और मुसलसल जारी है और फ़लस्तीन की सरहदें, आबादी और ज़मीन रोज़ाना सुकड़ रही है और उनकी आबादी की नस्ल कुशी भी जारी है। पहले वो गज़ा में नस्ल कुशी कर रहे थे, फिर उन्होंने वेस्ट बैंक में शुरू की और अब लबनान का रुख किया है। तो बुनियादी बात यह है कि मौजूदा जो इसराइल की रियासत है, वो सिर्फ 1948 की हदों पे तो मुश्तमिल नहीं है। उसमें सिर्फ फ़लस्तीन और मगरबी किनारे के आबादियां जो हैं उस पर कब्जा नहीं है, उसमें शाम, लबनान और उर्दन की अराजी के ऊपर भी कब्जा शामिल है। तो ये एक हकीकत है कि वो एक काबिज रियासत है जिसकी पॉलिसी के 3 अहदाफ हैं कि जनाब मुसलमानों और अरबों की नस्ल कुशी करना, उनको बेदखल करना ताकि वहाँ से वहाँ नई सिहुनी बस्तियाँ और आबादियाँ इस्टेब्लिश की जाएं। फिर ये कि और दूसरी बात ये है कि वो जो ऐसे इस खित्ते में अपनी एक धाक यानी कि बिठाना, यानी कि हेजमनी कायम करना और खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को मुतासिर करना और वो तमाम मुताहरिब तंजीमें, जिस तरह अभी आपने इब्तिदाई कलमात में कहा, चाहे वो हिज़्बुल्लाह हो, चाहे हमास हो, चाहे अंसारुल्लाह हो, जिनको हुसी कहा जाता है, उन तमाम तंजीमों के खिलाफ जो फौजी कार्रवाइयाँ हैं वो इस बात का सबूत हैं कि इसराइल की कोशिश है कि वो इस खित्ते में अपनी एक हेजमनी कायम करना चाहता है, अपना इस्तेमार कायम करना चाहता है और इस खित्ते में जो तमाम ताकत के मराकज़ हैं उनको चैलेंज करना चाहता है। वैसे मोहम्मद साहब सभी जानते हैं कि इसराइल के जो है वो मकासद क्या हैं और अभी जो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल इजलास जो हुआ है उसमें दुनिया के जो दरपेश मसाइल हैं वो भी डिस्कस हुए हैं, मगर इसराइल के मामले में अभी भी देखने में आ रहा है कि आलमी बरादरी इसे रोकने में नाकाम है। आखिर इस मसले का हल क्या है? देखिए, 2 पहलू हैं आपके सवाल के कि आलमी बरादरी नाकाम क्यों है और उसका हल क्या है। देखें, हल की तरफ बाद में आते हैं। पहले बात करते हैं कि आलमी बरादरी क्या है और क्यों नाकाम है। पहली बात यह कि आलमी बरादरी कोई एक रियासत या एक तंजीम या एक सोच या एक मफाद का नाम नहीं है। आलमी बरादरी में अक़वाम मुत्तहिदा के 193 रियासतें शामिल हैं। मुस्लिम दुनिया को अगर आप देखें तो वो भी 3 ग्रोहों में बटी हुई है। एक ग्रोह उन मुसलमान ममालिक का है जो कि इसराइल के साथ जिनके बाज़ाब्ता सिफारती, दिफाई, इंटेलिजेंस और माशी ताल्लुकात हैं। दूसरे वो ममालिक हैं मुसलमान जो कि इब्राहिम एकॉर्ड के तहत इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जंग जब ख़त्म हो तो वो दोबारा से इसराइल से शीरो शुक्र हो सकें और उनके साथ नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस शुरू करें। और तीसरा ग्रुप उन चंद ममालिक का है जो कि नज़रियाती और उसूली मौक़िफ़ पे 1948 से कायम है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है कि जनाब फ़लस्तीन की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी जो है उनका हक़ है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कश्मीर की आज़ादी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत कश्मीरी बहन भाइयों का हक़ है। और जो रियासत का फ़लस्तीनी क़याम है वो उन्हीं हदूद के अंदर होना चाहिए जो कि 1967 से पहले की उसकी हदूद थी और उसका जो मुस्तकिल कैपिटल है वो बैतुल मुक़द्दस को होना चाहिए। ये पाकिस्तान का और चंद दीगर ममालिक का उसूली मौक़िफ़ है। लेकिन दूसरी जानिब मगरबी ताकतें जो हैं वो भरपूर अंदाज में सफारती और दिफाई मदद इसराइल को प्रोवाइड कर रही हैं। जिस दिन लबनान पे इन्होंने हमला किया उसी दिन अमेरिका ने 8.7 अरब डॉलर की मजीद दिफाई इमदाद जो है वो इसराइल के लिए उसका ऐलान किया। और फिर जो इस वक्त अमेरिका में सियासी मुहिम चल रही है, अपने फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो रही है, वहाँ भी इसराइली जो लॉबी है उसकी खुशनुदी जो ये एक हकीकत है कि अमेरिका की सियासी क़यादत जो है अपने मफाद में समझती है और उस पर तनकीद करना या दबाव डालना वो अपने सियासी मफाद के समझती है। तो जो वाहिद हल है इस मसले का देरपा वो यही है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जो मसला फ़लस्तीन है उसको हल किया जाए, एक आज़ाद रियासत का क़याम किया जाए और अब इसका सोल्यूशन तो पता नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा। बट आई हैव अ क्वेश्चन। अगर इसराइल के इस हमले के पैटर्न को देखें तो पहले उसने मासूम और निहत्थे लोगों को निशाना बनाया, फिर उसके बाद इस्माइल हनिये
और हसन नसरुल्ला यानी कि मुस्लिम ममालिक की जो मज़ामती ताकत है ना, उसको उन्होंने रिमूव किया है। खाकम बदन मेरे मुंह में खाक, क्या अब अगला टारगेट पूरे पूरे ममालिक होंगे? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, इसराइल की जो जंग है इस खित्ते में, वो सिर्फ रवायती अंदाज के हथियारों का इस्तेमाल नहीं है, जो कि अभी आप देख रहे हैं कि इसराइली जो फ़ज़ाइया है बमबारी कर रही है लबनान और गज़ा में, ये उसका नुक्ते उरूज है। इसकी जो जंग है वो इंटेलिजेंस वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर मबनी है। जो इंटेलिजेंस वॉरफेयर है ये दहाइयों से चल रही है, और आपको याद होगा कि कितने चोटी के ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को बहुत पुरस्कार अंदाज में इसराइली इंटेलिजेंस ने शहीद किया था। फिर आप देखें कि किस तरह से इस्माइल हानिया को ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर शहीद किया गया, किस अंदाज में एक पुरस्कार तरीके से ईरान के साबिक सदर का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, किस अंदाज में ये हसन नसरुल्लाह के बंकर तक पहुंचे। इसका सबूत है कि उनको अपने तमाम हरीफों की क़यादत की पल पल की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट हासिल है। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले हफ्ते आपको याद होगा कि जो हजारों पेजर्स और वॉकी टॉकी फटे, जिसके नतीजे में सैकड़ों हिजबुल्लाह के लोग जो हैं वो जख्मी और शहीद हुए, ये इस बात का सबूत है कि वो एक मुनज़्ज़म लॉन्ग टर्म और मल्टी डोमेन हिकमत अमली के ऊपर कारबंद हैं, और जिसके ज़रिए से वो ताकत के तमाम मराकिज़ जो उनकी नज़रियाती मुखालफीन और क़यादत है, उनकी असैसिनेशन की लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे चल रहे हैं। और आपको याद दिलाता चलूँ आखिरी बात, कि खुद हसन नसरुल्लाह जो हैं वो भी तो बेसिकली हिजबुल्लाह की कायद उस वक्त बने थे जब उनके जो साबिक सरबराह थे उनको इसराइल ने शहीद किया था। तो ये कोई पहले सरबराह नहीं है जिनको शहीद किया गया है। जी जी सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्राने के लिए। सैयद मोहम्मद अली आलमी अमूर जो है वो हमारे साथ थे और उन्होंने बात की, और पता नहीं इसराइल का ये सिलसिला कब थमेगा, उनकी बर्बरियत का ये सिलसिला कब थमेगा, अल्लाह जाने। लेकिन अब वक्त जो है वो ब्रेक का हुआ जाता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और प्रोग्राम को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक जनाब, दुनिया बोल है में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। फैसल, कल मैच देखा था आपने जो फाइनल था? नहीं, मुझे ये पता है कि हुआ क्या है, लेकिन फाइनल का फाइनल ही हो गया। नहीं, हाँ, वो क्योंकि चैंपियंस कप का फाइनल हुआ और उसमें क्या कुछ हुआ तो अब सबको पता है। पैंथर्स ने मारफोर्स को हरा दिया और शादाब खान की टीम जीत गई, 5 विकेटों से शिकस्त देकर इवेंट अपने नाम कर लिया। लेकिन इस टूर्नामेंट की जान जो है वो पहले ही निकल चुकी थी, क्योंकि जितने भी प्लेयर्स थे जो कि नेशनल लेवल के प्लेयर्स थे वो ऑलरेडी इंग्लैंड के स्क्वाड के लिए जा चुके थे। और फाइनल भी कोई ज़्यादा मज़े का नहीं हुआ, क्योंकि मारफोर्स ने पहले बैटिंग की, पूरी टीम सिर्फ 122 रन पे ढेर हो गई। मतलब कि फाइनल होता, कोई बड़ा टारगेट होता, उस बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए अगली टीम जान लगाती। हाँ, 122 पे आउट हो गए ना, 50 ओवर के मैच में 122 पे आउट हो गए, तो फिर टूर्नामेंट पे काफ़ी बड़ा सवाल है। और आगे चल के हम ज़रूर इसका कथासिस करेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन एक बार फिर फ़खर जमान जो है वो 40 रन बना के टॉप स्कोरर रहे। असीबुल्ला ने 27 और बिस्मिल्लाह ने 16 रन की इनिंग्स खेली। इनके अलावा कोई भी खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल भी नहीं हो सका। और फिर क्या हुआ जी? फिर जो है पैंथर्स की जानिब से मोहम्मद हसनैन ने 3 विकेट लेके मारफोर्स के टॉप ऑर्डर धज्जियां उड़ा दी, जबकि इख्तितामी लम्हात में इरफान मिन्हास ने सिर्फ 1 रन देकर 3 खिलाड़ियों को उलटन वापस भेजकर मारफोर्स की इनिंग्स जो है वो तमाम कर दी। अच्छा, अब उसमें ये हुआ कि जी नया टैलेंट तो पता नहीं कोई आया, सामने नहीं आया। जो पुराना टैलेंट था वही सामने आया, और जो पुराना टैलेंट था उस्मान खान, हालांकि वो अभी तक खुल के इंटरनेशनल स्केल पे अच्छा भी नहीं खेल पाए। तो उस्मान खान इवेंट के बेहतरीन बैटर, हसनैन जो है बेहतरीन बॉलर करार पाए। अब क्वेश्चन मार्क्स हैं कि हसनैन जो कि इंटरनेशनल करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो डोमेस्टिक में उन्होंने जब सबसे अच्छा किया। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि डोमेस्टिक हमारा टूर्नामेंट किस तरह का होगा। तो इस वादे के साथ कि हम इस टूर्नामेंट क्लासेस लाजमी करेंगे। अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ने से पहले एक शेर इरशाद भाई का तो पता नहीं, लेकिन शेर ये, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला।
अच्छा गली में नहीं, कहीं और चांद निकल रहे हैं, बताती हूँ आपको। कहाँ निकल रहा है? एक नहीं दो 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 चांद निकल रहे हैं आज गली में, 2 चांद एक साथ। Nice. जमीन को आज नया चांद मिलने वाला है। बिल्कुल आपने सही सुना, हमारे फल्कियात के मुताबिक एक मिनी मून किसी भी वक्त जमीन के मदार में चक्कर लगाना शुरू कर देगा और उसे PT5 2024 का नाम दिया गया है। ये हमारे ज़मीन के मामूल के चांद से मुताबिक थोड़ा छोटा होगा, इसलिए इसे मिनी मून भी करार दिया गया है, जबकि इसका जो ऑफिशियल नाम है वो है PT5 2024। अच्छा, 2 बार 2 चांद है तो आपने 2 बार बता दिया कि इसका ऑफिशियल नाम जो है वो PT5। बिल्कुल, इसीलिए मैंने डबल बताया। अच्छा, अब ये मामला है क्या ना, क्योंकि जो माहिरीन कहते हैं कि इससे पहले भी इस तरह का एक इंसिडेंट हो चुका है, बट क्या हम आज आसमान पे 2 चांद देखने वाले हैं, या जब ये मिनी मून का होगा इवेंट तो क्या हम 2 चांद देखेंगे इस हमारी गैलेक्सी में? ऐसे बहुत से सैयारे जिनके पास एक से ज़्यादा चांद है, और हमारे सैयारे में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास एक भी चांद नहीं है। तो खैर, हम जरा इस पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर कमरुल इस्लाम, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी सैटेलाइट, हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच। और मेरा एक लेमैन जैसा सवाल है, क्या आसमान पे 2 चांद नज़र आएंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, 2 चांद नज़र नहीं आएंगे। और दूसरी बात ये है कि इस तरह के होते रहते हैं, इसलिए कि ज़मीन सूरज के गिर्द ना हमारे सैयारों के अलावा छोटे सैयारचे भी काफ़ी हैं। एक तो पूरी एस्टेरॉयड बेल्ट है, उनको एस्टेरॉयड कहते हैं अंग्रेज़ी में, सैयारचे, और एक और हैं जो कि नियर अर्थ ऑर्बिट में है, अर्जुना एस्टेरॉयड्स। तो वो उनका चक्कर ज़मीन के साथ इस तरह ही होता है जैसे ज़मीन का सूरज के इर्द गिर्द है, वैसे ही है। दूसरी बात ये, जब ये ज़मीन के करीब आते हैं तो 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। एक तो ये है कि ये फ्लाई बाय हो जाता है कि उसके करीब से गुजर जाएं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, अगर ज़्यादा करीब आ जाएं तो ज़मीन इसको कशिश शकल की वजह से अपनी तरफ खींच ले और वो फिर ज़मीन से आके टकरा जाएं। अब ज़ाहिर है अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो वो बहुत तबाही मचा सकता है। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि बिल्कुल अगर फ्रिंजेस पे हो ना तो ज़मीन उसको कुछ देर के लिए टेम्परेरीली कैप्चर कर लेती है, और फिर वो अपना डिपेंड करता है कि उसकी क्या ट्रेजेक्ट्री है और किस तरह से आया है, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने देर तक ये ज़मीन की ग्रेविटी में रहेगा और उसके बाद इट विल लीव। तो ये वाला जो है ये 29 सितंबर को एंटर हुआ है, और ये 25 नवंबर को तकरीबन 56-57 डेज रहने के बाद ये दोबारा से अपने ऑर्बिट में, वही जो सूरज के ऑर्बिट में है ये, उसमें निकल जाएगा, और फिर तकरीबन 30 साल के बाद 2055 में ये दोबारा से आएगा। अच्छा, वैसे तो दिस इज अ शॉर्ट। वैसे सर ये जो ऑफिशियल आपने बताया PT5 2024 इसका नाम दिया गया है, ये आपने बताया इतने सालों में नमूदार होता है, 30 साल के बाद आएगा। और इसी तरह के अक्सर व बेशतर सैयारे या जो हैं स्टार्स जो हैं वो हमारे ऑर्बिट में दाखिल हो जाते हैं, और एक क्योस तारी हो जाता है कि हमें ये मिलेगा देखने को, यूँ मिलेगा, दुनिया तबाह हो जाएगी। हाँ, दुनिया तबाह हो जाएगी और ये ज़मीन से टकरा जाएगा। तो इतनी सारी फॉल्स इन्फॉर्मेशन इसके साथ क्यों आ जाती है, मुझे ये जानना है। हर चीज़ के साथ एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन ज़रूर आती है। जी, असल में ऐसा है कि जो ये एस्टेरॉइड्स की पॉसिबिलिटी तो है कि किसी टाइम पे स्ट्राइक कर सकता है। इस वजह से ना अमेरिका ने एक अपना सिस्टम बनाया है जिसको एस्टेरॉइड ट्रैकिंग, बड़े टेलीस्कोप्स हैं जो देखते रहते हैं कि इन मुख्तलिफ जो एस्टेरॉइड्स हैं, ये सितारे नहीं हैं, ये सैयारचे हैं। सितारा तो स्टार तो जैसे हमारा सूरज सितारा है, तो अगर आप स्टार की बात करेंगे तो सूरज की बात होगी। तो ये है कि वो देखते रहते हैं कि इनकी क्या ट्रेजेक्ट्रीज हैं, और इस केस में इन्होंने इसको अगस्त के 7 तारीख को इन्होंने इसको डिटेक्ट किया है कि ये इस तरह से होगा, और बेशुमार आते रहते हैं। तो रिस्क तो है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। और ये एक जो लॉन्ग टर्म में ना एक डिफेंस शील्ड बनाई जा रही है कि अगर कोई ऐसा हो कि बड़ा एस्टेरॉइड ज़मीन की तरफ आए तो उसका डायरेक्शन मोड़ दिया जाए ताकि वो ज़मीन से ना टकराए। सो ये अभी एक ज़ाहिर सी बात है, ये अच्छी बात होगी कि हम इस तरह से कर सकें। और ये एक नहीं है, ये तो बेशुमार है। लेकिन जब कोई ज़मीन के करीब आने लगता है या ज़मीन के मदार में ज़मीन इसको अपने उसमें टेम्परेरी ले लेती है, तो उस वक्त ये एक न्यूज़ बन जाती है, और फिर लोग तो इसको फिर ज़ाहिर है एग्जैजुरेट भी करते हैं कि
और उसको कोई सोशल रोक भी मीडिया नहीं पे सकता सबसे पहले खबरों आ को। जाता है। जी जी, और ये इसका साइज बहुत ही कम है, इसका साइज तकरीबन 10 मीटर्स है, जो कि 30 फुट के करीब है। और इसका डिस्टेंस इतना होगा कि नॉर्मल आप आंख से नहीं देख सकते, एक नॉर्मल टेलीस्कोप से भी देख सकते हैं। बड़ा टेलीस्कोप चाहिए होगा, कम से कम 30 इंचेस डायमीटर से ऊपर का अच्छा। टेलीस्कोप चाहिए होगा इसको देखने के लिए। तो ये आप देख नहीं सकेंगे। अलबत्ता एक अभी अक्टूबर ही में, अभी कुछ दिनों में एक कॉमेट आ रहा है, वो आप देख सकेंगे C3 के नाम से। वो विजिबल होगा। उसकी न्यूज़ अभी थोड़े दिनों के बाद थोड़ी ज़्यादा चल पड़ेगी, क्योंकि वो फिर विजिबल भी होगा, तो वो ओके। देख सकेंगे। पर इसको नहीं देख सकेंगे अच्छा बिल्कुल। डॉक्टर खबर, जी। ये दुमदार सितारा है, वाकईतन चांद है, या फिर इट इज़ जस्ट अनदर सेलेस्टियल बॉडी एक? और दूसरा, साइंटिस्ट के लिए, एस्ट्रो साइंटिस्ट के लिए ये कितना अहम इवेंट है? वो क्या इससे कुछ पता कर पाएंगे, कुछ स्टडी कर पाएंगे? अच्छा, ये जो एस्टेरॉइड्स है ना मेजॉरिटी, और ये जैसे मैंने एस्टेरॉइड बेल्ट्स जो ज़मीन के गिर्द घूम रहे हैं, ये नॉर्मली ना रॉक एंड मेटल हैं। ओके। वो जो जनरली जो दुमदार सितारा बन जाता है, वो जनरली कॉमेट्स होते हैं, और वो मोर आइसी होते हैं। जब वो सूरज के करीब ज़रा थोड़ा आते हैं तो पिघलने लगते हैं, तो उनकी वो एक दुम सी बन जाती है उसकी, जो है ना साथ साथ। तो जो जो अभी अक्टूबर में भी जो कुछ अर्से के दिनों के बाद आएगा, C3, वो इज अ कॉमेट, यू कैन सी। तो और बल्कि लेकिन ये जो है ना, ये इज अ नॉर्मल काइंड ऑफ, आप एक रॉक समझ रहे हैं इसको ना, उस तरह से है ये। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब, देखा गया है वेस्ट में जब इस किस्म का कोई इवेंट हो रहा होता है ना, तो वो स्पेस और टेक्नोलॉजी की जो सेंटर्स होते हैं वहाँ पे बाकायदा तौर पर इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, दूरबीनें लगाई जाती हैं, लोगों को इनवाइट किया जाता है कि जी। आप आइए और आप देखिए हमारे साथ। लोग उस इवेंट को कैप्चर करते हैं, विटनेस बनते हैं उस इवेंट के, बड़ी न्यूज़ बनती है। हमारे यहाँ कोई इस तरह की चीज़ क्यों नहीं प्लान की जाती पाकिस्तान में? नहीं, की जाती है, लेकिन ये इस पर्टिकुलर केस में इसका साइज बहुत छोटा है, और हमारे पास इतना बड़ा पाकिस्तान में कोई टेलीस्कोप नहीं है कि उसको कैप्चर किया जा सके। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि जो बड़े टेलीस्कोप डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं, बड़े वाले, उनसे हम फीड लेकर दिखा सकते हैं इसको। ठीक है, थैंक यू सो मच। डॉक्टर कमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और पाकिस्तानियों, आपको चांद तो नज़र नहीं आएगा, तो जो लोग अपने टेलीस्कोप लेके छत पे जाने की कोशिश कर रहे थे वो नाकाम होंगे, और जो छत पे किसी और चांद के ताक़ुब में थे वो ना जाएं, क्योंकि चांद अब हमने बता दिया है कि कोई चांदवान नहीं है। इसलिए तमाम तर जो लोग हैं वो होशियार हो जाएं, बेगमात होशियार हो जाएं। अगर आपको कहे कि मैं चांद देखने जा रहा हूँ, तो पता चल गया है कोई और ही कि चांद चांद देखने के कौन सा, चक्कर कोई और में। चांद चढ़ रहा है जी। वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, एक ब्रेक लेंगे और कहीं जाना नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम अभी बाकी है मेरे दोस्त। वेलकम बैक जनाब। अब बात करेंगे एक मरतबा फिर स्पोर्ट्स के मैदान से। पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़, वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वज़ीर ने भारत को एक बार फिर धूल चटा दी है। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में उस्मान वज़ीर ने भारतीय बॉक्सर थलक सलवाम को पहले ही राउंड में नॉकआउट करते हुए फतेह अपने नाम की। उस्मान वज़ीर एक मरतबा फिर लाजवाब हमारे साथ मौजूद हैं, आज वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियन। उस्मान, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, क्योंकि आप एक नहीं दो नहीं कई मरतबा पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं। और इस बार जो आपने तिलक साहब को सबक याद दिलाया है ना, ज़रा बताएं किस तरह का मैच रहा? आप गए रिंग में, और उसके बाद क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, कुछ लफ्ज़ी गोलाबारी तो हुई होगी आगे पीछे? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपके नेटवर्क का शुक्रिया, आपको इनवाइट किया। डेफिनेटली देखें, जब फाइट अनाउंस हुई तब से आपको पता है हमारे कंट्री में क्रेज़ है इंडिया पाकिस्तान के, बेशक क्रिकेट हो या जेवलिन हो, तो बॉक्सिंग में सब जितने भी अवाम है या जितने भी लोग हैं हमारे बॉक्सिंग फैंस हैं, उन्होंने कहा जिस मर्जी कंट्री से आना, इंडिया से नहीं आना। तो वो भी एक प्रेशर भी था और एक मोटिवेशन भी थी। और डेफिनेटली लाइक जब फेस ऑफ होता है तो आप एक दूसरे को कहते हो क्या, और लाइक एक दूसरे को हम कहते हैं, मतलब हम कोशिश करते हैं एक दूसरे को प्रेशर बिल्ड करें। तो उस टाइम डेफिनेटली बहुत सारी बातें हुई। तो वो कुछ ऐसी बातें थी वो हम कैमरे में लाइक वीडियो में नहीं लगा सकते थे वो लाइक नहीं लगाई, मगर डेफिनेटली वर्ड्स एक्सचेंज हुए बहुत सारे।
अनदर क्वेश्चन, और वो ये भी कि अब गालिबन आप बैंटम वेट के लिए भी जा रहे हैं ना फाइट के लिए, तो वो कैसी फाइट होने जा रही है, कितने ममालिक उसमें शिरकत कर रहे होंगे? जी बिल्कुल। पहले ये है कि मैं अपने जो इस फाइट का मैं स्पॉन्सर किया एक्टिवेट नेशनल हॉस्पिटल जो DHA लाहौर, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रिजवान साहब का। और डेफिनेटली जो मेरे नेक्स्ट गोल्स है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं अब पाकिस्तान का फर्स्ट एंड ओनली वर्ल्ड यूथ चैम्पियन, एक हिस्ट्री बनाई प्रोफेशनल बॉक्सिंग में। मैं पाकिस्तान का पहला एशिया चैम्पियन हूँ जिसने प्रोफेशनल टाइटल जीता पाकिस्तान के लिए। मैं वर्ल्ड बॉक्सिंग मिडिल ईस्ट चैम्पियन भी बना। तो अब मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो ओपन वर्ल्ड चैम्पियन टारगेट है। तो इंशाल्लाह उसके लिए पूरी तैयारी है। और मैं आपके चैनल के थ्रू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, हमारे जो यूथ मिनिस्टर है राना महसूद साहब, इनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करें। और जितने भी इनने प्रोमिस किए हैं हमारे, इंशाल्लाह उम्मीद है इस फाइट के बाद वो प्रोमिस पूरे होंगी और मैं अच्छे से ट्रेनिंग कर सकूँगा और पाकिस्तान के इसी तरह नाम रोशन करता रहूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान वज़ीर। और हम यकीनन आपकी जो बात है वो हुक्काम बारा तक पहुंचाएंगे, क्योंकि कोर्ट बिल्कुल भी कोई आसान स्पोर्ट नहीं है और इसमें एक बार नहीं कई मरतबा पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद करना बड़ी बात है सर। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और प्रोग्राम को यहीं से बढ़ाएंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और उम्मीद करते हैं आपका दिन अच्छा उसका आगाज़ हुआ होगा। कराची में कुछ मौसम बेहतर है, लाहौर में क्या है, इस्लामाबाद में क्या है भाई? मौसम बताऊं मैं? मौसम, टेम्परेचर भी बताऊंगी। हमारे पीछे स्क्रीन लगी हुई है, स्क्रीन पे बताएंगे मौसम। ये तो आपने आज इंकशाफ किया कि हमारे पीछे स्क्रीन लगी हुई, तो प्लीज मिस सोनिया सुंदर बोल की चीफ मेट्रोलॉजिस्ट आज आपको बताएंगी कि जी व्हाट्स द वेदर इन ऑल द कंट्री। सो प्लीज गो ऑन। दिखाइए पहले किसका वेदर बताया जाए जनाब। पहले बात होगी जहाँ बैठे हैं वहीं का कराची बताएंगे की। ना, प्लीज। आप देख सकते हैं कि आसमान जो है वो आज क्लियर रहेगा। सूरज थोड़ी आबोताब के साथ चमकेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्रीज और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्रीज जो है वो रहेगा, यानी कि कम से कम 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 आज सितंबर का आखिरी दिन है और 32 डिग्री है। सोचें क्या क्या कहें, होगा। आप जी बात नेक्स्ट जरा करेंगे। कोयटा चलते हैं। कोयटा चलते कराची का हैं। पड़ोसी कोयटा। कोयटा चलते हैं। कोयटा की बात करें तो क्लाउडी जो है ना वो एक्सपेक्टेड है, बादल एक्सपेक्टेड है। कम से कम दर्जे हरारत 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 29 जो है वो रहेगा। कम से कम 15, यानी कि अगला वीकेंड कोयटा में कराची वालों गुजार सकते हैं प्लीज। नेक्स्ट चलते हैं मुल्तान के जाने। मुल्तान में जो है आप देख सकते हैं मिस्ट है, यानी हवाएं चलती मालूम हो रही हैं। कम से कम दर्जा हरारत 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 39, मतलब 39। मेरा ख्याल है ज़्यादा ही हो गया वैसे 39 39-39 बहुत ज़्यादा है। चले अगर ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो लाहौर चलते हैं जी। लाहौर की क्या सिचुएशन है? लाहौर में जो है ना स्काई क्लियर है, मतलब आसमान साफ है, लेकिन सूरज जो है वो चमकता रहेगा। अच्छा। कम से कम दर्जा हरारत 24 और ज़्यादा से ज़्यादा 35 जो डिग्री है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर भी। और सूरज इतना चमक रहा है, मुझे लग रहा है लाहौर वालों है, लाहौर में गर्मी है, पता सही वाली चलता गर्मी रहता है होगी मुझे। भाई अच्छा लाहौर जरा में। अगर कुछ बेहतर मौसम के लिए इस्लामाबाद चले तो इस्लामाबाद कैसा रहेगा? इस्लामाबाद चलते हैं। अगर इस्लामाबाद चलना चाहें तो बताते हैं आपको। इस्लामाबाद में जो स्काई है वो क्लियर होगा, आसमान क्लियर होगा और सूरज जो है वो चमकता रहेगा। कम से कम दर्जा हरारत 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 दर्जा हरारत रहेगा। 32 भी गर्मी है वैसे, क्योंकि सूरज अगर निकल आए तो इस्लामाबाद इट्स ओके। फाइनली पेशावर चलते हैं। पेशावर फखैर आगले। और स्काई जो है वो क्लियर रहेगा, आसमान क्लियर रहेगा, सूरज चमकता रहेगा, लेकिन फिर भी कम से कम दर्जा हरारत 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 35। आप और बात कर लेते हैं क्योंकि कल बड़ा ही दिलसोज वाक़या पेश आया है। तो तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फ़रा अज़ीम शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़रा साहब अस्सलाम वालेकुम। फैसल करीम आपसे मुखातिब, उम्मीद हो आप खैरियत से होंगे। फ़रा साहबा, कल हुआ जो पंजगूर में बड़ा ही अफसोसनाक है। मैं चाहूँगा कि उस वाक़े से आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिए। जी बिल्कुल, इस वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जाए मैं समझती हूँ कम है। और जिस तरह अभी आपने वज़ीर आला को भी सुना कि बलूचिस्तान को क्या चाहिए, बलूचिस्तान को तरक्की चाहिए, हमारे बच्चों को अच्छी तालीम चाहिए, हमें सेहत की सहूलतें चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए।
अगर ये गरीब लोगों को टारगेट करके, जिस तरीके से वज़ीर आला ने भी कहा कि ये बड़ा सॉफ्ट टारगेट है इनके लिए। बलूचिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है, कल पंजगूर में अफसोसनाक वाक़या पेश आया और अभी गुफ्तगू कर रहे थे मीर सरफराज भुट्टी भी। और बलूचिस्तान पूरे जो है इस वक्त अमन अमान की जो सूरत हाल है, गो के सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर कोशिशें हैं कि अमन कायम किया जा सके, हुकूमत की भरपूर कोशिश है कि रेट को बहाल किया जा सके, लेकिन इसके बावजूद इस तरह के वाक़यात पेश आ जाना वो सवालिया निशान छोड़ जाता है। और इसको मीर सरफराज भुट्टी ने भी जो है एड्रेस किया है। इस पर हम मज़ीद ज़रा बात कर लेते हैं, अभी ज़रा एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। फिर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। और रुकन बलूचिस्तान असम्बली फराजीम शाह हमारे साथ मौजूद हैं। फ़रज़ साहिबा, एक तो माज़त बार बार टेक्निकल मसाइल की वजह से आपसे रब्ता मुक़त्ता हो रहा है। पंजगूर में गुज़िश्ता रोज़ वाक़या पेश आया, घर में घुस के मज़दूरों को जो है वो मार दिया गया। अभी सरफराज भुट्टी भी इस वाले से बात कर रहे थे, तो कितनी तशवीशनाक सूरत हाल है ये, इससे निपटने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? जी देखिए, सबसे पहले तो हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं इस वाक़े की। और आप ये देखें कि अगर बलूचिस्तान के हवाले से आप देखें तो हमारी यहाँ पर ऑफ़ कोर्स रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा, लेकिन हमारी जो आबादी है वो बहुत कम है। लेकिन मुश्किल यहाँ पर आती है कि आबादी बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है और हमारे जो बजट का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो सिक्योरिटी के ही मामलात को जो है टैकल करने में निकल जाता है। अब ये देखें, आपके हुकूमतों की जानिब से तो तरक्याती काम जो हैं वो हमेशा होते आए हैं और इस बार भी बड़ी तेज़ी से बलूचिस्तान में तरक्याती काम जो हैं वो जारी हैं और बहुत ज़्यादा आवाम को और उनके जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, उनके बेसिक इश्यूज़ हैं, उन्हें फ़ोकस किया जा रहा है। लेकिन जब इस किस्म के वाक़यात रूनुमा होते हैं तो लाजमी बात है आपके जो तरक्की का एक सफ़र होता है वो बहुत सुस्त रवि का शिकार हो जाता है। अब हमें ये समझ नहीं आती कि अब अगर बलूचिस्तान की रिवायात को देखा जाए, बलूचिस्तान की सरज़मीन पर रहने वाले लोगों को देखा जाए या इस्लामी रिवायात को भी देखा जाए, तो ये दोनों मैं समझती हूँ उनके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ बातें जाती हैं कि आप अपने आप को बलोच कहते हैं और इस तरीके से सॉफ्ट टारगेट की आप तलाश करते हैं कि आप गरीब मज़दूरों को मार कर आप क्या पैगाम देना चाहते हैं। इस तरीके से ना तो बलूचिस्तान तरक्की करेगा, ना बलूचिस्तान के रहने वाले किसी बेहतर हालत में आ सकते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ भी बिल्कुल रियायत नहीं की जाएगी। जिस तरह आपने वज़ीर आला की भी बात सुनी कि बलूचिस्तान को चाहिए क्या, हमें अच्छी तालीम चाहिए, हमें तरक्की चाहिए, हमारी सड़कें बनी होनी चाहिए, हमें सेहत की सहूलतें चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए। अब तो ज़माना कहाँ से कहाँ निकल गया। आप ये देखें कि IT का दौर है और हुकूमतें बिल्कुल अपनी मेहनत भी कर रही हैं, अपने अवाम की जानो माल की हिफाजत भी दिन रात कर रही हैं। और यहाँ मैं ये भी कहूँगी कि हमारा दिफाई निज़ाम भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। हमारी जिस तरीके से फोर्सेस हैं वो भी दिन रात मेहनत कर रही हैं और किसी तौर भी इन लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। मैं तो समझती हूँ कि ये आते हैं इस किस्म की हमले करके, मासूम जाने लेके और फिर अपने बिलों में छुप जाते हैं। लेकिन ये कब तक अपने बिलों में छुपे रहेंगे? इंशाल्लाह इन्हें ढूंढ के निकाल के इनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अच्छा फ़राज साहिबा, क्योंकि आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़ुद मौजूद थी जिसमें अदीला बलोच भी मौजूद थी, उनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिकवर कराया, उनका बड़ा पहल का खेस इंकशाफ था। उन्होंने कहा कि जी ये बलोच ख़वातीन अगर इस तरह की किसी एक्टिविटी में जाती हैं, खुदा न खास्ता अपनी मर्ज़ी से नहीं जाती हैं, उनको ब्लैकमेल किया जाता है, इसका मतलब फराजीम शाह साहिबा सिर्फ ये नहीं है कि तरक्की नहीं है और तालीम नहीं है, बल्कि ये बाकायदा एक ऐसा मजबूत नेटवर्क है जो साइकोलॉजिकली भी यंग बलोच लड़के लड़कियों को ट्रैप कर रहा है। जी बिल्कुल, आपने जिस तरह अदीला की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और उसने बिल्कुल ये इंकशाफ किया कि हालांकि वो एक क्वालिफाइड नर्स है और कुछ अरसे उसने कहा कि पहले मुझसे रब्ता किया गया और उसकी ब्रेन वॉशिंग जो थी वो शुरू की गई। फिर उसे पहाड़ों पे लेके जाया गया और वहाँ पर 3 रोज़ के लिए रखा गया और बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाए गए। यहाँ पर देखें, हमारे वज़ीर आला ने भी बहुत सख्ती से तमाम मुंतखब अरकान को ये कहा है कि अपने इलाकों में जो है अपने राब्तों को मज़ीद तेज़ करें
और स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी टीचर्स को भी ये कहा गया है कि बच्चे बच्चियों पे नज़र रखी जाए। और इसी तरीके से मैं आपके प्रोग्राम की तवस्सुत से भी अपने जो हमारे माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, मैं उन्हें भी ये पैगाम दूंगी कि वो अपने बच्चे बच्चियों पर कड़ी नज़र रखें कि वो किससे मिल रहे हैं, किन से राब्ते में हैं। देखें, अब जो मुल्क दुश्मन अनासिर पाकिस्तान को मुस्तहकम नहीं देखना चाहते, तरक्की करता नहीं देखना चाहते, वो इस किस्म के जो वाक़यात हैं वो देखें आप रूनुमा होते हैं। और फिर अगर बलूचिस्तान की मैं यहाँ बात करूँ तो बलूचिस्तान के जो डायमेंशंस हैं आप देखें ये बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। यहाँ पर आपके 2 बॉर्डर्स भी टच करते हैं और फिर जिन ममालिक के इंटरेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं उनकी एजेंसीज़ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हैं। तो अब हुकूमत की जानिब से तो बहुत ज़्यादा इस पे फोकस किया जा रहा है। और हमारे देखें सबसे ज़्यादा जो मसला कहाँ पर आता है कि बेरोज़गारी का मसला होता है। इस बार हमारी गवर्नमेंट ने 30,000 के करीब जो हमारे नौजवान हैं उन्हें हम मुख्तलिफ बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट कोर्सेज़ करने के लिए, पढ़ाई के लिए भेजा जा रहा है। तो हम तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि हम अपने लोगों को पॉजिटिविटी की तरफ लेके आएँ। हमें अपनी यूथ को इंगेज करना है, हमने अपने खेलों के मैदान आबाद करने हैं और उनके हाथों में कलम देना है। और यहाँ पर मैं एक ये पैगाम भी दूंगी, जो दुश्मन हैं हमारे, अगर वो ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा सकते हैं या पाकिस्तान को तोड़ सकते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क जो है 27 रमज़ान को वजूद में आया और फिर कलमे की बुनियाद पर ये खड़ा है। तो इसे आप जितनी भी कोशिश कर लें आप इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और यहाँ पर ये जितने भी लोग हैं हमारे जो पहाड़ों पर मौजूद हैं, मैं उन्हें भी ये कहूँगी कि इस जंग में असले के ज़ोर पर आप कोई मसला हल नहीं कर सकते। और इस जंग में नुकसान किसका है? आपके अपने लोगों का है। अगर आप इतनी ही हमदर्दी रखते हैं अपने लोगों के लिए तो आए बलूचिस्तान की सरजमीन पे रहते हुए, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हुए उनकी हकूक़ की जंग लड़ें। अच्छा फ़रा साहिबा, यकीनन आपने बिल्कुल ये सही फरमाया। अच्छा, एक सवाल मेरा ये मुख्तसरन कि आपने बात की कि पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो भी ट्रैप हो रहे हैं। आपने अपनी अर्लियर टॉक में ये भी कहा कि क्योंकि बलूचिस्तान की आबादी इतनी कम है और वो स्कैटर्ड इतनी है ना, दूर दराज, दालबंदीन एक तरफ है, चागी एक तरफ है, तुरबत एक तरफ है, गवादर एक तरफ है, सो वास्ट टेरेन, बहुत ही मुश्किल टेरेन है। अब इन 2 टेरेन्स के नौजवानों को अप्रोच करने के लिए, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको अप्रोच करना, जो स्कैटर्ड पॉपुलेशन में गरीब आबादी दूर दराज इलाकों में रह रही है उनको अप्रोच करने के लिए आप समझती हैं वक्त आ गया है कि एक नए तरीके से स्ट्रेटजी बनाई जाए, इन दोनों जो नौजवानों हैं उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से अप्रोच किया जाए? जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। एम आई ऑडिबल नाउ फ़रा साहिबा? जी जी, अब आ रही है जी। ऑलमोस्ट मैंने वैसे आपका क्वेश्चन सुन लिया था। जी, देखें जी, जिस तरह बिल्कुल स्कैटर्ड आबादी तो है, अब हमने अपने नौजवानों को ऑफकोर्स के अच्छा इनसे राब्ते ऑफकोर्स जो इनके मुंतखब करदा नुमाइंदे हैं उन्हीं के ज़रिए होंगे और वो बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हैं अपने अपने इलाकों में। और फिर हमने बिल्कुल अपने बच्चों को नेगेटिविटी की तरफ जाने के लिए रोकना है और ये होगा एक सस्टेनेबल पीस के थ्रू कि हमने जो राब्ते हैं उन्हें भी तेज़ रखना है और उनके बीच में वो राब्ते जो है मुनक़ता नहीं होने चाहिए। और फिर जो एक्टिविटीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ हैं वो लाइन अप की गई हैं और मुख्तलिफ, अगर आपने अभी देखा होगा कि बलूचिस्तान में अब बहुत जल्द एक स्पोर्ट्स लीग भी होने जा रही है और कुछ इस किस्म के जो वर्कशॉप्स हैं तालीमी हवाले से वो भी होने जा रहे हैं। और फिर गवादर, पंजगूर, अगर पंजगूर और गवादर में इस किस्म के वाक़यात तो हम सुनते हैं, लेकिन मैं मीडिया को ये गुजारिश ज़रूर करूँगी कि तुरबत और गवादर में बहुत इंटेलेक्चुअल लोग भी मौजूद हैं जो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को भी हाईलाइट करने की ज़रूरत है। तो हुकूमत जो है वो जंगी बुनियादों पर। थैंक यू। फ़रा अज़ीम शाह साहब हमारे साथ मौजूद थी और गुज़िश्ता रोज़ जो हुआ बलूचिस्तान में उसके हवाले से बात कर रही थी। अब सुनिए, एक बड़ा ही अहम इवेंट वो होने जा रहा है पाकिस्तान में, क्या है ज़रा बताएंगी? बिल्कुल, डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक हुकूमत की खुसूसी दावत पर जो है वो पाकिस्तान आए हैं। वो अपने दौरे में कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ तकारीब से ख़िताब भी करेंगे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुँचने पर वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के सरबराह राना मशहूद ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। अच्छा, इसके
अलावा डॉक्टर जाकिर नाइक का इस्तकबाल करने वालों में एडिशनल सेक्रेटरी वजारत मजहबी उमूर डॉक्टर अताउर रहमान और पार्लिमानी सेक्रेटरी मजहबी उमूर शमशीर अली मज़ारी भी शामिल थे। ये मनाजिर आप जो देख रहे हैं बड़े ही तारीख़ी मनाजिर हैं। डॉक्टर साहब दूसरी मरतबा पाकिस्तान आए हैं, पहली मरतबा वो 90 की दिहाई में एक ज़ाती दौरे पे थे, लेकिन इस बार हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पे वो 3 दिन के लिए आए हैं। कराची में जो है वो उनका जो इज्तिमा होगा, कराची में जो वो पब्लिक टॉक देंगे वो गालिबन मज़ार क़ायद के जो बराबर में बाग़ जिना है वहाँ पे वो देंगे। इसके अलावा लाहौर, इस्लामाबाद में इज़ गोइंग टू गिव टॉक्स और वो यूनिवर्सिटी भी जाएंगे, ये उन्होंने अपनी एक वीडियो में भी क्लियर किया है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक को हम भी तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं और एक बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त जेस्चर है। तो करते हैं कि ये जो इनकी टॉक्स हैं जिस तरह पूरी दुनिया में मशहूर हैं, बहुत से पाकिस्तानी जाके इनसे फ़ायदा उठाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही। अब वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, लेकिन जाना कहीं नहीं, एक बहुत स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रेक के बाद। लेट्स टेक अ ब्रेक। एक गेस्ट होंगे बस। ये जो प्ले हो रहा था ना, ये मुझे बैठने नहीं दे रहा था। मेरा दिल कर रहा था और मैं दिल कर रहा आदम खाना पे मैं शुरू हो जाऊं। क्यों? क्योंकि जो कराची में इन दिनों सकाफती मेले के रंग बिखरे हुए हैं ना, उसमें क्यों दुनिया भर से तो आए हुए, लेकिन पाकिस्तान के पास कितनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि तमाम तर दुनिया से आए हुए जो एम्बेसडर्स हैं आर्ट के, उनको अपना सॉफ्ट इमेज भी दिखाएं। तो आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमने दावत दी और उनका बहुत शुक्रिया कि वो दोनों तशरीफ़ लाए। इनका जो सबसे जो मुझे फेवरेट जो लगता है ना, वो एक बहुत देर तक म्यूज़िक प्ले होती रहती है और फिर वो 2 लाइनें आती हैं और वो जब भी मैं KPK के या गिलगित के टूर पे जाता हूँ तो गाड़ी में वही लगा रहता है। तो नन अदर देन खुमारियान बैंड के नामवर म्यूजिशियन फरहान बोगरा और उबैद खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बखैर अगले संगे सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बस ये 2 ही आती हैं, इसके आगे ये बहुत है। हाँ ये बहुत है। सर कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। हाउ इज़ कराची ट्रीटिंग यू? वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छा लगा और थैंक्स कि बोल टीवी ने हमें हम आते रहते हैं, लेकिन पहली दफ़ा कभी इस तरह चैनल जो कि यहाँ वो हो, उसने हमें बुलाया, हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। और कीप सपोर्टिंग हम, और इस तरह और भी हमारे KPC में आर्टिस्ट बड़े पड़े हैं जो उसको लाइमलाइट की ज़रूरत है। और बट हमारे जो हम जिस खित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ आर्ट थोड़ा सा कम है जी। और इस तरह जब हम आएंगे से और भी जो आर्टिस्ट हैं वो मोटिवेट होंगे, तो वंस अगेन बोल के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे आर्ट तो वहाँ बहुत है, बस ये हमारी कमज़ोरी है कि हम इसको ऊपर लाने के लिए देखें। बोल एक छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, इट्स अ बिग थिंग फॉर मी कि मैं आज इधर बैठा हूँ, हज़ारों उस आर्टिस्ट की रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ जो कि अनसंग हीरोज़ हैं हमारे। तो वी हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज टू टोल, वहाँ अनफोल्ड बहुत और भी इस तरह चीज़ें हैं। और कराची तो माय फेवरेट सिटी और मज़ा आता है जब भी मैं कराची आता हूँ। यहाँ आप अच्छा, हम जब KP में सॉन्ग प्ले करते हैं ना, तो जिस तरह आपने कहा कि बस मुझे कुछ हो रहा होता है, तो पठानों को कुछ हो रहा होता है कि यार मैं हम कुछ करें, ये बस वो ना बजाए। तो एवरी जो नंबर आप उसके लिए लाइव कॉन्सर्ट में प्ले करोगे वो डांस ट्रैक ही होगा। और कराची में सुनने वाले हैं, इट्स म्यूज़िक एप्रिसिएशन एक चीज़ है जो कि आप कैसे म्यूज़िक को अप्रिशिएट करते हो। फॉर एग्जांपल आप पश्तो के गाने ने आप ही ने कहा कि 2 अल्फाज आ रहे हैं, तो ये भी एक म्यूज़िक एप्रिसिएशन है कि आपने मौसीकी इतनी बारीक बीनी से सुनी कि वो आप यू आर जस्ट हैविंग फन, और उस अल्फाज के लिए आप इंतजार करें या कुर्बान की बात करें आप ये। और तो दिस इज़ बिग थिंग फॉर अस कि कराची आप जैसे लोगों से भरी पड़ी है, और जब हम कंसर्ट में प्ले करते रहते हैं इट फील लाइक होम, और हमें लग रहा होता है कि यार हमारे हर एक जो आइटम में हर एक सॉन्ग है उसको अपने एक रिकग्निशन मिल रहा होता है। बिल्कुल ऐसे। और पता है पहले खुमारियान खाली सिर्फ म्यूज़िकल बैंड था ना, तो अभी लेटेस्ट एक उन्होंने अपने बैंड में जो है ना एक एंट्री दी है। उबैद की जो इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम उबैद, कैसे हैं आप? अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उबैद जो है बहुत अच्छा गाते हैं, और उबैद बहुत सारी लैंग्वेजेस में गाने गाते हैं। उबैद बहुत एक्साइटमेंट में भी होकर गाते हैं, क्योंकि गालिबन जापान में जो था साउथ कोरिया में, और वो साउथ कोरिया में जी पाकिस्तानी थे सिर्फ, या बाकी भी सारे लोग थे? क्योंकि जब मैंने YouTube पे वीडियो देखी है, एवरीबॉडी वाज वाइबिंग टू या कुर्बान, तो जरा वो एक्सपीरियंस तो बताएं भाई।
साउथ कोरिया में जिस फेस्टिवल में हम परफॉर्म कर रहे थे वो असल में 22 कंट्रीज से उसमें लोग आए थे, आर्टिस्ट्स, और देखने के लिए भी लोग आए थे काफ़ी सारे, और पाकिस्तानी भी बहुत सारे थे। तो जिसने भी सुना, हमने सिर्फ 6 मिनट परफॉर्म किया था, 6-7 मिनट परफॉर्म किया था, लेकिन वो सब लोग कह रहे थे कि बस अब ये ख़त्म नहीं होना चाहिए। जो भी है बहुत अच्छा लग रहा है भाई, जो भी है बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं क्यों इस वक्त को ऐसे ज़ाया होने दूं। गिटार है, मेरा फेवरेट रुबाब है, तो मैं आप दोनों जेंटलमैन पे छोड़ता हूं कि आप लोग क्या प्ले करने जा रहे हैं प्लीज। हम वो पहला सॉन्ग जिसे मतलब हमारी जो दोस्ती है वो इतनी पक्की हो गई कि हमने इसको इनवाइट किया कि और इसने एक्सेप्ट किया, तो थैंक्स टू उबैद खान इज वेल एज ए सिंगर। क्योंकि देखें उबैद खान की एक सोलो कैरियर चल रही थी और एक बहुत बड़ी कुर्बानी होती है कि यार आप ऑब्वियसली आप एकदम से फेमस नहीं हो रहे थे। हाँ, एक सीढ़ी खुमारियान की उसको ज़रूर मिली, लेकिन उसकी कमी नहीं थी, क्योंकि वो सिंगर इस तरह होते हैं ना, हमने आप तो बहुत पहले से जानती हैं कि जितने भी बैंड्स होते हैं उसमें सारे लोग सिर्फ सिंगर्स को जान रहे होते हैं। अभी अगर मैं आपको कहूँ कि जो आतिफ असलम भाई है उसके साथ जो कॉन्सर्ट में बेस कौन बजा रहा होता है, आपको पता है? नहीं, वो भी म्यूजिशियन है ना। खमाज था तो उस वक्त शफकत अमानत। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसका 85% सिंगर को जाता है, 15% तो जी हमारी सारे म्यूजिशियंस को जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी कुर्बानी होती है कि एक ऐसे स्ट्रक्चर में अपने आप को इन्वॉल्व करना जहाँ जो फाइनेंशियली डिवीजन भी इक्वली है, जहाँ लाइमलाइट भी सबको इक्वली मिल रही होती है। हमारे मुल्क में जो नोमैड्स हैं, जो खाना बदोश हैं, बलूचिस्तान से लेके गिलगित तक, खैबर पख्तूनख्वा से लेके पंजाब तक, सिंध तक, उनकी अपना एक कल्चर, उनकी अपनी एक सकाफत, उनकी अपनी एक मौसीकी है जो पूरे वो साथ लेके चलते हैं। वो रिच है, वो बंद कमरों में बच्चे नहीं सीखते, वो नेचर एनवायरनमेंट से सीखते हैं। और अब पूरी दुनिया में देखें, अब सब लोग पहाड़ों की तरफ मूव कर रहे होते हैं, वो नेचुरलिस्टिक बनने। सो नोमैडिक लाइफ इज जो सबको आपके डिप्रेशन के दौर में सबको चाहिए होता है। तो ये भी एक स्टोरी है और हमें डेडिकेशन दी, बिकॉज कुछ चीज़ इस तरह होती है जिसको हमें हाईलाइट सही है। अच्छा भाई, क्योंकि हमेशा से हमारा दुश्मन रहता है मुख्तसर, लेकिन क्योंकि जब इतनी खूबसूरत मौसीकी हो तो हम वक्त थोड़ा सा चुरा भी लेते हैं। मैं आप लोगों से आखिर में जो भाई फेवरेट है, या कुर्बान या जानान, प्लीज जरा हो जाए ना। लवली। तो इससे पहले हम बैंड में खुमारियान में 5 मेंबर हैं, क्योंकि 2-3 इधर नहीं, तो हम उसको दुआ में ही एक्नॉलेज कर लें। तो एक हमारे साथ शिराज खान होते हैं, वो परकशन प्लेयर्स हैं, और इसका स्पर्ले खान, वो स्पर्ले रावेल, वो गिटार प्ले करते हैं, और आमिर जो है ना, ही इज आल्सो अ गिटारिस्ट। ओके भाई, हम अपनी तरफ से अल्लाह हाफिज़ कर रहे हैं, लेकिन आप प्लीज शुरू हो जाएं। आज के शुरू से इतना ही, लेकिन म्यूजिक तो चलता रहेगा। ये क्लोजिंग हो जाएगी, उसके बाद भी चलता रहेगा। सर प्लीज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।